नमस्कार साथियों, कलाम एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं आपका रीजनिंग एजुकेटर संदीप दुल्लड़ हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग एक बड़े बेसिक से टॉपिक के साथ आपके साथ चर्चा करेंगे, जिसका नाम आप शायद स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ABCD एक साइड में लगे हुए हैं। हम चर्चा करने वाले वर्णमाला परीक्षण की। पहले ये जान लेते हैं कि वर्णमाला क्या होता है, कैसे क्या मामला है। तो सिंपल सी बातों से शुरुआत करते हैं। वर्णमाला जो हम बचपन में सीखते थे ABCD, उनकी बात करेगा और उनमें कौन सा अक्षर किस नंबर पर। ये ABCD तो हमने बचपन से सीख लिया, लेकिन अब हमारे कंपटीशन में क्या चीज़ें आती हैं उस पर अगर हम चर्चा करें तो कंपटीशन में हमारे आता है कि कौन सा वर्ण किस स्थान पर, और अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के साथ वो अलग अलग तरह से क्वेश्चंस आपसे पुट अप करता है कि बाएं दायां इस तरह से स्विच करेगा, कभी ABCD को काटेगा, कभी ABCD को मिटाएगा। वो इस तरह से अलग अलग टाइप से आपसे क्वेश्चंस को पुट अप करता है। तो स्टार्ट करते हैं अपन इस टॉपिक के लिए। बड़ा बेसिक सा टॉपिक है, इजी टॉपिक है। इजी इसलिए बोल सकते हो कि आप हर जगह ABCD लिख लेते हो, लेकिन मैं आपको ये बोलता हूँ कि आप ABCD लिखे मत, आप ABCD के और ABCD के नंबर को याद भी रख ले। क्योंकि जब आप ABCD और ABCD के नंबर्स को याद रख लेते हो तो उससे आपको बेनिफिट ये होता है कि आप कई सारे टॉपिक्स में उन चीज़ों का एप्लीकेशन होता है, वहाँ पर इनको यूज कर लेते हो। राइट, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अल्फाबेट टेस्ट। देखो बच्चों, अल्फाबेट का जन्म सबसे पहले बात करें तो हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे किससे? हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे वर्ण से। वर्ण को बोलते हैं अल्फाबेट। और अंग्रेजी वर्णमाला की बात करें तो अंग्रेजी वर्णमाला में वर्ण उन्हें कहा गया जिनकी स्वतंत्र ध्वनि होती है, और इनकी संख्या कितनी रखी गई? 26। इन 26 को दो भागों में बांटा गया। एक भाग में 5 वर्ण रखे गए और एक भाग में 21 वर्ण रखे गए। जहां पर 5 वर्ण रखे गए, इन 5 वर्णों का एक समूह था जिसको इंग्लिश में वोवल और हिंदी में स्वर कहा गया, और जो 21 वर्ण थे इनको क्या कहा गया? व्यंजन कहा गया। और ये जो स्वर कहे गए इनका भी एक निर्धारित क्रम रखा गया, A, E, I, O और U, इस तरह से रखा गया। राइट, तो यहां से ये बातें आती। इसके बाद में आया 21 वर्ण। अब 21 वर्ण जो बच गए, यानी बाकी जो वर्ण बच गए ए के ए ई आई ओ यू के अलावा, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? व्यंजन। जैसे पहला व्यंजन B, फिर C, फिर D, फिर F, इस तरह से। ओके, चलो, तो ये तो हो गया वर्ण। अब बच्चों नाम आया वर्ण के साथ वर्णमाला। अब वर्णमाला का क्या मतलब होता है भाई? माला का मतलब होता है बच्चों एक निर्धारित क्रम। देखिए, आप रीजनिंग में मोस्ट ऑफ द कई जगह भी आपने देखा होगा, हम जब भी स्टार्ट करते हैं पढ़ते हैं तो हम सीधे क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। और मेरा इतना सा मानना है कि रीजनिंग में डायरेक्ट क्वेश्चंस आने से पहले हर चैप्टर की कुछ बेसिक्स होते हैं, वो बेसिक्स भी जानिए ताकि आप अपने पैरों पर खड़ा हो सके। तो समझिए, वर्ण का मतलब पता चल गया 26 और एक निर्धारित क्रम। माला का मतलब आप जैसे मानते हैं ना, माला 108 मोतियों वाली, उसको फिराते रहो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से वो चलता रहता है। तो वर्णमाला, वर्णमाला का मतलब हो गया एक निर्धारित क्रम। एक निर्धारित का मतलब जहां A आएगा और A के बाद में B आएगा, B के बाद में C, और इसी तरह से चलते चलते Z आ जाएगा। लेकिन अगर A से आगे बढ़ रहा हूं तो A से Z आ जाएगा, लेकिन Z से उल्टा भी तो आ सकता हूं, तो Z Y X W। तो एक क्रम तो बच्चों ये हो गया A से Z जाने का, और एक क्रम हो गया Z से A आने का। राइट, अगर मैं A से Z जाता हूं तो ये मेरा क्या कहलाता है? सीधा क्रम कहलाता है। और Z से A आता हूं तो ये मेरा विपरीत क्रम कहलाता है। राइट, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद यहां से ये हो गया वर्णमाला, और अब आया वर्णमाला परीक्षण। तो उनके लिए सबसे पहले याद रखना कि जब भी हम वर्णमाला के क्रम की बात करेंगे तो यहां हमारे सामने जो क्रम निकल के आए वो 2 तरह से निकल के आए, एक सीधा क्रम और एक उल्टा क्रम। राइट, अब थोड़ी सी बातें यहां जान लें। अगर Z के बाद क्या होगा तो सर A 1 पर होता है, Z 26 पर होता है, तो Z के बाद दोबारा A से स्टार्ट हो जाएगा, A से Z, A से Z। ये 26 वर्णों की एक श्रृंखला चलती रहती है जिसको एक माला के रूप में पिरो दिया जाता है। इसी को बोलते हैं वर्णमाला भी। अब सबसे पहला काम क्या है? हमें सबसे पहला काम ये जो ABCD दे रखी है इसके नंबरों को याद करना। फिर मैं क्वेश्चंस पे आऊंगा, सबसे पहले नंबर्स को याद करना है। अब हम जब जनरली जब भी ABCD को याद करते हैं तो ये ABCD लिखी हुई है पूरी आराम से। राइट, तो जब ABCD की बात करते हैं तो यहां से हम भी मोस्ट ऑफ द जब लिखते हैं तो ऐसे ही तो लिखते हैं भाई, ABCD याद है क्या? तो देखो ABCD, फिर W
एक्स वाई और जेड, ये वाली बात, और इसके बीच के वर्ण मैंने डॉट छोड़ दी। अब इनके नंबर पे बात करें तो ए 1 पर आता है, बी 2 पर आता है, सी 3 पर, डी 4 पर। अगर आप एबीसीडी को नंबरों से याद रखेंगे तो बहुत ज्यादा बेनिफिट रहेगा। तो 1 2 3 4 और डब्ल्यू एक्स वाई जेड कितना हो जाएगा 23 24 25 और 26 पर। तो डी 4 पर, जेड 26 पर, वाई 25 पर, एक्स 24 पर, सी 3 पर। इसके बाद में एक वर्ड और लिया गया, मैं उसी तरीके से बात करूंगा जिस तरीके से आज तक आपने एबीसीडी, क्योंकि हमारा मकसद है एबीसीडी याद करना, उसमें कोई नया तरीका इजाद करने का मकसद नहीं है हमारा। तो इजोटी क्यों लिया गया, क्योंकि इसका प्रत्येक अक्षर 5 का मल्टीपल है। तो ई 5 पर, जे 10 पर, ओ 15 पर, टी 20 पर, और टी के लिए याद रख सकते हो T20 मैच, तो T20 20 पर, और वाई कितने पर हो जाएगा 25 पर हो जाएगा, राइट। चलो अब इसके बाद देखो डी तक आ गए, ई तक आ गए, ई के बाद में आया एफ। एफ के लिए याद रखो, एफ का मतलब होता है फिक्स और 6, एफ का मतलब होता है फिक्स और 6, और ये ऐसे अगर एफ को मिला दूं तो ये 6 बन गया, तो ध्वनि में भी 6 हो गया, तो एफ 6 पर आ गया। एफ के बाद में आ गया जी, और जी के लिए याद रखते हैं G7 सम्मेलन। नहीं याद रखो तो खुद देखो जी खुद क्या कहता है, देखो भाई जी खुद कहता है, देखो मेरे पास 7 है, जी खुद क्या कहता है, देखो मेरे पास 7 है, तो G7 7 पर हो गया। इसके बाद में आ गया H, और H के लिए अगर आपने पेट्रोल पंप गए होगे तो पेट्रोल डालने वाली मशीन ऐसी तो होती है, डिजिटल में भी तो 8 ऐसे लिखते हैं, तो ऐसे याद रखोगे H कितने पर 8 पर, भाई याद रखना है बस। F फिक्स 6, G7 7 पे। एक दो बार रिवाइज करोगे तो आपको ये आराम से याद हो जाएंगे, इतना टफ नहीं है मामला, 5-7 मिनट का है, एक बार कंसंट्रेट करके याद कर लो। इसके बाद देखो इसके बेनिफिट कितने मिलते हैं। F फिक्स 6, G7 7 पे, H 8 पे। I के लिए याद करते हैं I 9, और अगर आपने ABCD लिखी हो तो ABCD के 3 रूप मानते हैं ना, एक तो सबसे ये बड़ी, फिर छोटी, फिर सबसे छोटी, इस तरह से। तो I को अगर दूसरी ABCD में हम लिखते हैं तो I ऐसे ही तो लिखा जाता है, तो I 9, तो I 9 पर, और J कितने पर आ गया 10 पर। इसके बाद में आगे की कहानी आती है K की, और K के लिए याद है सबको ABCD 11वां अक्षर K हुआ है, हाँ यही तो पूछ रहा हूँ K हुआ है, तो K 11 पर। अब K अगर याद रहेगा तो L याद रहेगा, क्योंकि L इसका पड़ोसी है, तो KL हो गया, तो L 12 पर। फिर देखो ABCD में टोटल होते हैं 26 वर्ण, जब 26 वर्ण होते हैं तो बीच से काटते हैं तो 2 वर्ण मिलते हैं, एक M और एक N। तो M और N जो होते हैं वो ABCD के अर्धांश वर्ण होते हैं, यानी M 13 पर और N कितने पर 14 पर, और O कितने पर आ गया 15 पर। इसके बाद में याद रखेंगे P के लिए, और P के लिए याद रखेंगे पीना 16 वर्ष में स्टार्ट करते हैं, पीना 16 वर्ष में, जो भी अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। और P के बाद में हो गया Q, Q यानी खतरा, खतरा यानी 17, तो Q का खतरा 17। F फिक्स 6, G7 7 पे, H 8, I 9, J 10 पे, ABCD 11 अक्षर किए हुआ है, L 12 पर। M और N अर्धांश वर्ण 13 और 14, O 15 पर। पीना 16 वर्ष में, Q खतरा 17, और R के लिए याद रख सकते हो झुंझुनू का RTO नंबर है RJ 18, RJ 18, और R के बाद में आ गया S, इसका पड़ोसी है, तो S 19 पर, और T20 20 पर, राइट। T20 हो गया 20 पर। अब देखो T का अगर T20 याद रहोगे तो T के पड़ोस में U और V 2 और हैं, तो U कितने पर हो जाएगा 21 पर, और V कितने पर हो जाएगा 22 पर। तो T 20 पर हो गया, तो U 21 पर, और V कितने पर हो गया 22 पर। WXYZ 23 24 25 26। तो एक तो हमने यहां पर वर्णमाला का क्रम जान लिया, वर्णमाला में वर्णों के अंक स्थान, या स्थान अंक एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हमने जान लिया। एक बार वापस स्टार्ट करते हैं। ABCD 1 2 3 4, फिर इजोटी लिया था E 5 पर, J 10 पर, O 15 पर, T20 20 पर, और WXYZ लिया था 23 24 25 26। फिर आया था F फिक्स 6 पर, G7 7, H 8 पे, I 9, ABCD में ये लिखते हैं, ABCD 11 अक्षर किए हुआ है, L 12 पर। M और N अर्धांश वर्ण होते हैं ABCD के, तो ये 13 और 14 पे। पीना 16 वर्ष में, Q खतरा 17, RJ 18, S 19 पर हो गया, T20 20 पर, और T के पड़ोस में होते हैं U और V, तो U 21 पर और V कितने पर 22 पर। एक तो हमने ये याद कर लिया। नेक्स्ट आता है ABCD का विपरीत वर्ण। अब ये विपरीत वर्ण का मामला क्या है मैं ये समझा देता हूं आपको। ABCD ऐसे मैंने लिखा, और
लिख लेते हैं ABCD। इसी तरह से अगर आगे चलता गया तो ये आता है WXY और Z। अब ये ABCD में जब भी अपन अपने दोनों हाथ को फैला के लिखते हैं तो ये A जो है वो ABCD के बाएं छोर पर कहलाता है और Z दोनों के दाएं छोर पर कहलाता है। तो देखो विपरीत वर्ण का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जितना आप बाएं छोर पर गए उस स्थिति पर जो वर्ण है उतना ही दाएं छोर की स्थिति पर जो वर्ण होगा वो उल्टा कहलाता है। जैसे यहां बाएं छोर से पहला वर्ण क्या मिला, मुझे A मिला, तो दाएं छोर से पहला वर्ण क्या मिला, Z मिला। दोनों की पोजीशन दोनों छोर से पहली है, यही कारण है कि ये दोनों एक दूसरे के उल्टे कहलाते हैं। ऐसे ही दूसरा अक्षर देखो B है तो इधर दूसरा देखो Y है, इधर C है तो इधर X है, इधर D है तो इधर W। अब इसके बाद के आगे वाले अपन लिखे उससे पहले ये समझ लेते हैं कि सर इसमें क्या मामला है, ये क्या है। तो देखो अगर ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं तो A का नंबर 1 है, Z का नंबर 26 है। तो अगर ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं तो इनके स्थानों का योग करो 27। तो सर विपरीत वर्ण वो कहलाते हैं जिनके स्थानों का यानी लेफ्ट पोजीशन और राइट पोजीशन से जो वर्ण है उनके स्थानों का योग कितना हो 27 हो, राइट। ऐसे ही देखो B आया कितने पर, 2 पर, और Y कितने पर है, 25 पर, देखो 27 है। अब ये काम कैसे करेगा, जैसे मैं बोलूं भाई C का उल्टा बताओ तो C 3 पर है तो 27 में से 3 घटा दो, और जैसे ही 27 में से 3 घटाओगे 24 पर X आता है। W का उल्टा बताओ तो W कितने पर आता है, 23 पर आता है, तो 27 में से 23 घटा दिया 4 पर क्या आता है D। लेकिन क्या हमें ऐसे ही याद करना पड़ेगा, नहीं सर, अगर हम ऐसे याद करने बैठे तो हमारी दिक्कत हो जाएगी। 27 में से घटाए तो हम इनको सीधा याद रखने की कोशिश करते हैं। देखो मैंने सारे को ऐसे लिख लिया, अब इनको याद कैसे रखते हैं वो देखो, आपको तरीका तो मैंने बता दिया निकालने का। अब A का उल्टा होता है Z, याद कैसे रखेंगे, A to Z से, आजाद से भी ये। B का उल्टा होता है Y, याद रखेंगे बॉय से। C का उल्टा होता है X, याद रखेंगे क्रक्स से, ठीक है। D का उल्टा होता है W, याद रखेंगे माउंटेन ड्यू भी बोल सकते हो, दूध वाला भी बोल सकते हो, दूध वाला। इसके बाद में एक वर्ड आता है अपने पास यहां पर अंग्रेजी वर्णमाला में, एक वर्ड होता है LOVE। इसके शुरुआत के 2 अक्षर एक दूसरे के उल्टे और अगले दोनों अक्षर एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो यहां से हमने A का उल्टा Z सीख लिया, B का उल्टा Y बॉय से, C का उल्टा X क्रक्स से, D का उल्टा W दूध वाला से सीख लिया। इसके बाद देखो वर्ड आया लव, लव के अंदर E और V आ चुका है, E और V आ चुका है, देखिए तो LOVE, या ऐसे भी याद रख सकते हो इवनिंग में। अब F का उल्टा होता है U, तो F का उल्टा होता है U, याद रखेंगे फादर अंकल से, फादर अंकल से। G का उल्टा होता है T, गौरव टावर या GT रोड से याद रख सकते हो, या GST से भी याद रख सकते हो। H का उल्टा S, हरभजन सिंह, हनी सिंह, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी, इस तरह से याद रख सकते हो। I का उल्टा R, इंडियन रेलवे से, इंडियन रेलवे से। J का उल्टा Q, ये याद रख सकते हो जयपुर क्वीन से, J का उल्टा Q जयपुर क्वीन से। K का उल्टा P, केविन पीटरसन, काला पानी या पीके मूवी, तो काला पानी से याद रख सकते हो। L का उल्टा O, LOVE लव में आ चुका है। M का उल्टा N, याद रखेंगे कैसे, मैन से। अब मैं एक बार वापस आपको सारा रिकॉल करा देता हूं। A का उल्टा Z हो गया आजाद से, B का उल्टा Y हो गया बॉय से, C का उल्टा X हो गया क्रक्स से, D का उल्टा W हो गया दूध वाले से। फिर एक वर्ड आया लव, लव के अंदर O का उल्टा L होता है, V का उल्टा E होता है। फिर फादर अंकल FU, फयू से फादर अंकल। G का उल्टा T, गौरव टावर या GT रोड से, और H का उल्टा S, हरभजन सिंह या हनी सिंह,
हाई स्कूल। और आई का उल्टा आर हो गया इंडियन रेलवे से, जे का उल्टा क्यू हो गया जयपुर क्वीन से, के का उल्टा पी हो गया केविन पीटरसन काला पानी से, और एल का उल्टा ओ हो गया लव में, और एम का उल्टा एन हो गया मैन में। तो इस तरह से हम इसको याद रख सकते हैं। अब ये 27 वाला जो कॉन्सेप्ट है ये 2-3 तरीके से काम आएगा, तो मैं आगे आपको इस चीज के बारे में भी वर्णित करता हूं। तो हमें अभी तक एबीसीडी और एबीसीडी के नंबर्स के बारे में हमने चर्चाएं कर ली। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम और अपनी चीजों को थोड़ा सा डीपली जाते हैं। हमने कहा कि वर्णमाला क्रम की चर्चा कर रहे थे हम लोग, वर्णमाला तो सीख लिया था, अब वर्णमाला क्रम की चर्चा कर रहे हैं। अब वर्णमाला क्रम में हमारे पास 2 तरह के क्रम बनते हैं भाई। एक हमारे पास बनता है सीधा वर्ण क्रम, और एक बनता है विपरीत वर्ण क्रम, विपरीत या उल्टा। उल्टा वर्ण क्रम। अब विपरीत या उल्टे का इसका क्या मामला है, देखो जब भी हम कभी एबीसीडी को लिखते हैं तो एबीसीडी को जब भी हम लिखते हैं तो कहीं ना कहीं एबीसीडी बाएं छोर से चालू होते हुए कहीं ना कहीं दाएं छोर तक बढ़ती जाएगी, राइट। चलो अब देखो, अगर सीधा वर्णक्रम उसे कहते हैं जहां बाएं छोर पर ए हो, ए के बाद में बी हो, फिर सी हो, फिर डी हो, और इसी तरह से वर्ण आगे बढ़ते 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 डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड यानी दाएं छोर पर जेड तक जाती हो, तो ये सीधा वर्णक्रम कहलाता है। और उल्टा वर्णक्रम क्या कहते हैं, छोर की स्थिति कभी नहीं बदलती है भाई, छोर की स्थिति हमेशा वही रहती है। ये बायां छोर है तो बायां रहेगा, और ये दायां छोर है तो हमेशा क्या रहेगा, दायां रहेगा, राइट। वर्ण के हिसाब से बदल जाएगा लेकिन छोर के हिसाब से नहीं बदलता है। अब यहां से मैंने लिखा जेड, वाई, एक्स, डब्ल्यू उल्टे हुए, और यहां से फिर आगे बढ़ते हुए डी, सी, बी, ए, ये वाला क्रम। तो अगर ए से लेके जेड तक जा रहा है तो वो अंग्रेजी वर्णमाला का सीधा वर्ण क्रम कहलाता है, ठीक है। फॉरवर्ड डायरेक्शन बोल सकते हैं, और इसको रिवर्स डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन बोल सकते हैं। फॉरवर्ड अल्फाबेट और ये रिवर्स, रिवर्स, ओके। अब यहां से हमें कुछ बातें सीखनी है। अब मुझे एक बात बताओ, बी से अगर मैं इधर की तरफ जा रहा हूं तो इधर की तरफ जा रहा हूं तो दाईं तरफ कहलाएगा। तो अगर मैं कोई भी वर्ण यहां पकड़ लेता हूं, कोई भी एक वर्ण यहां पकड़ लीजिए आप लोग, सपोज दैट मैंने एल पकड़ लिया। अब एल के अगर मैं इधर की तरफ जाऊंगा तो ये कौन सी पोजीशन कहलाती है, दाईं तरफ की पोजीशन। और एल के अगर मैं इधर की तरफ आऊंगा तो कौन सी पोजीशन कहलाती है, बाईं तरफ। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं दाईं तरफ जा रहा हूं तो देखो सी से डी, तो सी 3 पर था, डी 4 पर हुआ, ई 5 पर। तो दाईं तरफ जाने पर पोजीशंस में वृद्धि होती है और बाईं तरफ में आने पर पोजीशन में कमी होगी। एक्स 24 पर था, एक्स 24 पर था, डब्ल्यू 23 पर हो गया, इसके बाद में 22 पर वी हो गया, इस तरह से। अब यहां आते हैं, यही वर्ण अगर मैं एल यहां रखूं तो इधर जो जाऊंगा वो इधर अभी भी दायां ही कहलाएगा, इधर जो जाऊंगा वो अभी भी मेरा बायां ही कहलाएगा। लेकिन अंतर समझना, अब अगर मैं दाईं तरफ जा रहा हूं तो देखो सी से 3 था, 3 से 2 हो गया, देखो 3, 4, 3, 2, तो इधर से इधर की तरफ गया तो कमी हो रही है, इससे इधर की तरफ आऊंगा तो वृद्धि हो रही है। तो पहली बात तो ये आपको समझ में आई क्या कि ये मामला क्या हो रहा है, ओके। तो एक तो ये, जैसे मैं आपसे बोल दूं कि भाई अंग्रेजी वर्णमाला के सीधे वर्ण क्रम में बाएं छोर से तीसरा वर्ण, तो बाएं छोर से तीसरा सी होता है। अब सी के दाएं 7वां वर्ण बताओ, तो सी के दाएं 7वां, तो दाएं जाओगे बढ़ेगा तो 3 और 7 10, 10 पर क्या आ गया, जी आ गया, ये काम आएगा, है ना, इस तरह से, ओके। अगर मैं बोलूं अंग्रेजी वर्णमाला के सीधे वर्ण क्रम में x के बाएं 8 हुआ, तो x कितने पर, 24 पर, 24 के बाएं 8 हुआ, यानी 8 कम कर दो, 24 से 8 कम करोगे 16, 16 पर क्या आ जाएगा, p। एक बात और सुनना, अगर मैं इस एबीसीडी की बात करूं तो
इस ABCD में मुझे ये बताओ A का नंबर इधर से कितना है, 1 है, लेकिन A का नंबर इस कतार में इधर से कितना है, कोई बताएगा? मतलब सर 26वां नंबर है। तो देखो, अगर किसी भी एक वर्ण की दोनों छोर से स्थिति ज्ञात करनी हो तो उसकी दोनों स्थितियों का योग अगेन कितना होता है, 27 होता है। ये बात समझ में आई क्या? दोनों छोर से स्थिति का योग हमेशा क्या होता है, 27 होता है। दोनों छोर से स्थिति योग कितना होता है, 27 होता है। ओके, अब अगर आपको यह बात समझ में आ गई तो मुझे एक छोटी सी बात यहां बता दो कि अगर मान लो मैं यहां इस वर्ण की चर्चा कर रहा हूं तो इस वर्ण का बाएं छोर से स्थान में आपको कोई तकलीफ होगी। मैं कहूं बाएं छोर से 15वां वर्ण बताओ, आप कहोगे ओ है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम ABCD सीधा जानते हैं। तो बाएं छोर से अगर कोई पूछेगा तो मैं अगर उसकी पोजीशन को x ले लेता हूं, अगर बाएं छोर से पोजीशन x लेता हूं, लेकिन अगर वो हमसे उसी वर्ण की दाएं छोर से स्थिति पूछ ले तो अब ABCD इधर से क्या है, जब आप इधर से काउंट करोगे तो अब आपको किधर चलना पड़ेगा, उल्टा क्रम में चलना पड़ेगा। और इधर से जब आप जा रहे हो तो ABCD का कौन सा क्रम है, सीधा क्रम है। तो सीधे क्रम में तो जो नाम होता है वही हो जाएगा, लेकिन जब भी उल्टे क्रम में आओगे तो जो अक्षर इधर से x में था वो इधर 27 माइनस x में लिखा जाएगा। यकीन ना हो तो देखो, बाएं छोर से चौथा वर्ण कौन सा है, D है। दाएं छोर से चौथा वर्ण कौन सा है, तो दाएं छोर से चौथा अपने को वैसे तो पता है ABCD लिखते W आएगा, लेकिन अगर मान लो मुझे इसकी पोजीशन निकालनी है तो ये इधर से चौथा है, तो मुझे इधर से चेक करवाओ इसको। तो इधर से चेक करवाऊंगा तो क्या लिखूंगा इसके लिए क्या लिखूंगा, इसके लिए लिखूंगा 27 माइनस 4, और 27 माइनस 4 देखो 23 आया कि नहीं आया। तो इसलिए आपको पता चला कि हम उल्टा वाला क्रम कब यूज करेंगे। सर हम उल्टे वाला क्रम तभी यूज करेंगे जब हम ABCD के अक्षरों में उल्टे से चल रहे हो। जैसे इसी में अगर मैं इस L की पोजीशन की चर्चा करता हूं, मुझे बताइए आप उल्टा कौन से छोर से होगे जब उल्टा चलोगे। सर दाएं छोर से मैं हमेशा इस ABCD में कैसे चलूंगा, सीधा चलूंगा। दाएं से सीधा ही तो हूं। अगर मैं आपसे कहूं दाएं से 10वां वर्ण बताओ तो इधर से तो 10वां वर्ण J ही होगा, कोई दिक्कत ही नहीं ABCD E F G से। तो इधर से जो भी वर्ण होगा वो उसकी पोजीशन अगर मैं x मान लेता हूं तो अब इधर से चलूंगा तो Z से चलते हुए उल्टा है, उल्टा क्रम होगा। और जब उल्टा क्रम होगा तब उसी पोजीशन को मैं किस में से घटा के लिख दूंगा, 27 माइनस x से। मेरी बात समझ पाए मेरी? मैंने इतना सा ही बोला आपको कि जब भी आपके ABCD में जब आप काउंटिंग कर रहे हो और वो A से काउंट हो रही हो तब आप उस पोजीशन को निकाल लो, सीधा जो दे रखा है। लेकिन अगर कहीं वो पोजीशन Z से काउंट हो रही हो तब आप उस वर्ण की स्थिति 27 में से घटा के लिख दो। जैसे अगर मैं कहूं अंग्रेजी वर्णमाला में सीधे वर्ण क्रम में दाएं छोर से 18वां वर्ण बताओ, तो अब आपको Z से चलना पड़ रहा है, यानी उल्टा चलना पड़ रहा है। और जब उल्टा चलना पड़ रहा है तब आप उसको 27 में से घटा के लिख दो, 18 27 9, और 9वां वर्ण अब बाएं छोर से कौन सा होगा, तो बाएं छोर से 9वां वर्ण I होता है। तो ये मेरी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ओके, चलिए अब देखो आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर अपने पास जब क्वेश्चंस आएंगे तो उन क्वेश्चंस के लिए हमें 2-3 चीजों को समझना है, 2-3 नोट ध्यान रखने हैं। एक नोट तो बच्चों ये वाला ध्यान रखना है, मैं भी आपको बता देता हूं, ठीक है। पहला नोट तो ये है, देखो नोट के कंडीशन बताता हूं। मैंने लिखा A B C, ऐसे आगे बढ़ते हुए Y Z A B, इस तरह से चलता जाएगा आगे मामला। ओके, और इधर जो चलेगा वो Z Y, बोलो मेरी बात समझ में आ रही। अब अगर मैं यहां से लेकर यहां तक की कर रहा हूं बात, तो यहां ये A 1 पर है और Z कितने पर है, 26 पर है, राइट। लेकिन अगर मैं इस 26 से आगे जाता हूं तो ये Z 27वें नंबर पर कहलाएगा, क्योंकि जब मैं इससे आगे जा रहा हूं और आगे जा रहा हूं तो 27 है, 27 का मतलब अब जो भी है वो 26 से क्या होगा, आगे का मतलब हो गया 26 से क्रम क्या है, ज्यादा है। आगे का मतलब हो गया 26 से ज्यादा क्रम होगा।
और जैसे b का कितना हो गया 28 हो गया। अब हमें पता करना है कि भाई 28वें वर्ण पर कौन सा होगा। तब हम कहेंगे कि सर 28वें पर होगा तो देखो 26 से ज्यादा है, तो जब 26 से ज्यादा है तो आप क्या करना 26 घटा देना, और 26 घटाते ही कितना बच गया 2, और 2 पर क्या होता है b। जैसे आपसे कोई कह दे, जैसे इसी में ही अगर मैं आपसे बोलूं भाई d है तो d का नंबर 30 है। अब मैं आपसे कहता हूं कि सर बताइए 30 नंबर पर कौन सा होगा, तब आप कहोगे सर 30 का मतलब हो गया कि 26 से ज्यादा है, तो 26 कम कर दो, 26 से 4 कम किया, 30 में 26 कम किया 4, और 4 पर क्या आता है d, इसलिए सर आपका आंसर d होगा। तो एक तो होगा आगे जाने पर, एक होता है ये बच्चों, ये एक्चुअल में ये 1 पर है, तो अब इधर जाओगे तो ये कितना कहलाएगा -1। ये 0 हो गया, ये 1 है तो ये कितना हो गया 0। अब ये कितना हो गया -1 हो गया। ठीक है, और 1-2 लिख देता हूं आगे ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए मैं क्या लिखने की कोशिश कर रहा हूं। ओके, देखिएगा अब ये हो गया 0 पर, अरे भाई 0 पर, ये y 1 पर, ये -2 पर, ये -3 पर। अब इसको कैसे समझेंगे वो हमें समझना है, इसको कैसे समझेंगे वो हमें समझना है। ओके, तो अब देखो यहां से 0, -1, -2, -3, तो यहां से आपको 2 बातें समझ में आई। अगर मैं आपसे पूछूं जब ये 0 पर क्या होगा, तो आप कहोगे सर 26 में से 0 घटा दो, ये हो गया। ठीक, लेकिन -1 हो गया तो आपको सीधा सा क्या करना है, अगर आप इधर की तरफ जाते हो तो आप सीधा सा क्या करना 26 का योग करना। जब आप इधर जाते हो तो 26 का योग करना, और अगर आप 26 से ज्यादा का क्रम हो यानी आगे जा रहे हो तब आप 26 घटाएं, 26 का क्या करें घटाओ करें। बोलो बात समझ में आ रही। अगर मैं बोलूं 30 नंबर पर क्या होगा तो 26 घटा दो, और मैं बोलूं -4 पर क्या होगा, जैसे इस पर कितना होगा तो 26 में से 2 घटा दो बच्चों, कितना हो गया 24 है, और 24 पर x हो गया कि नहीं हो गया। तो यहां से 2 बातें जो मैं लिखने वाला हूं वो ये लिखने वाला हूं नोट डाल के, उसमें से एक है यदि वर्ण क्रम में वर्ण का स्थान 26 से अधिक हो तो 26 से घटाकर वर्ण लिखें। जैसे आपसे किसी ने कह दिया सर 35 नंबर पर कौन सा वर्ण आएगा, फॉर एग्जाम्पल किसी ने ये कह दिया आपके स्थान योग आ गया 35, तो 35 में से आप 26 घटाओगे तो 35 में 26 घटाओगे कितना बचेगा 9 बचेगा, और 9 पर कौन सा आता है आई आता है। तो आई का नंबर 1 9 भी लिखा जा सकता है और 1 इसका 35 भी लिखा। दूसरा बच्चों, यदि वर्ण क्रम में वर्ण का स्थान ऋणात्मक हो तो 26 जोड़कर को जोड़कर वर्ण लिखें। जैसे सपोज दैट आपने कोई क्वेश्चन को सोल्व किया, आपका नंबर आ गया -5। अब आप -5 पे सोच रहे हो क्या होगा, आपको इतना तो समझ में आ गया होगा इस वर्ण इस ABCD को देख करके कि यहां से 1 से चालू होकर यह मामला 26 तक जाता है, तो यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके बीच में। लेकिन इससे आगे जब जाएगा तो 26 से जब आगे जाएगा तो वो नंबर्स आएंगे 26 से ज्यादा, और 1 से इधर आएगा तो वो नंबर क्या आएंगे नेगेटिव नंबर आएंगे। तो नेगेटिव आते हैं तो
26 से जोड़ देना, और अगर इससे 26 से ज्यादा आ रहे हैं तो 26 से घटा देना। ऐसे ही -5 आया तो अब इसमें मुझे क्या जोड़ना पड़ेगा, 26 जोड़ना पड़ेगा, और जैसे ही मैं इसमें 26 जोड़ूंगा तो बच गया 21, और 21 पर मेरा कौन सा वर्ण होता है बच्चों, U होता है, इसलिए -5 पर भी मेरा वर्ण कौन सा हो जाएगा, U हो जाएगा। चेक करना चाहो देखो, -1 -2 -3, फिर यहां से -4 को जब लिखूंगा तो V आएगा, और -5 को लिखूंगा तो W आ जाएगा। बोलिए, तो यहां तक की अपनी बातें, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट। अब देखो अपने जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें सबसे पहला क्वेश्चन आएगा वर्णमाला में वर्णों की स्थिति। वर्णों की स्थिति का मतलब किसी वर्ण को किसी के दाएं या वर्ण को किसी के बाएं शिफ्ट करेगा। तो जब भी अपने पास स्थिति की बात करेगा तो स्थिति में हमारे पास 2 पॉइंट निकल के आते हैं। एक पॉइंट आता है कि किसी भी वर्ण को किसी भी तरफ शिफ्ट कर सकता है, यानी लेफ्ट शिफ्ट कर सकता है, या फिर किसी भी वर्ण से राइट शिफ्ट हो सकता है। और लेफ्ट और राइट अगर आप अच्छे से समझ पाते हो तो आप बेहतर चीजों को जान पाते हो। अब देखो, अगर ये पूरी ABCD है तो इस ABCD का ये कौन सा छोर कहलाएगा, बायां छोर कहलाएगा, और ये ABCD का कौन सा छोर कहलाएगा, दायां छोर कहलाएगा। अब मेरे साथ सुनना, अगर मैं कहूं अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं छोर से 11वां वर्ण, तो बाएं छोर से 11वां वर्ण क्या के नहीं होगा, बिल्कुल होगा सर। और इसके दाएं 5वां, तो 11 और 11 के जब दाएं 5वां जाओगे तो दाएं जाओगे तो 11 और 5 आगे जाना पड़ेगा कि नहीं। एक बार थोड़े से क्वेश्चंस को करने से पहले इन चीजों को समझ लो। तो 5 जाओगे तो देखो 1 2 3 4 5, कौन से नंबर पे पहुंच गए, 16 पे। तो एक्चुअल में यही तो हुआ कि बाएं से क्या बोला, 11वां वर्ण, और उस 11वें वर्ण के दाएं कितने गए, यहाँ पे 5 दाएं गए। तो बाएं से 11वें वर्ण के दाएं 5 गए, तो आप बाएं छोर से कितना आगे आ गए सर, 11 + 5 यानी 16वां वर्ण, और 16वां वर्ण की दर से बाएं से, और बाएं से 16वां वर्ण क्या होता है मेरे पास, P होता है ABCD के रूप में, राइट। अब मैं यही बोलता हूं बाएं छोर से 18वां वर्ण, जब बाएं छोर से यहां से 18वें वर्ण की चर्चा करोगे तो आप कहां पर आ गए, R पर आ गए, क्योंकि R इधर से 18वां है। अब ये कह रहा है कि इसके बाएं आओ। अब बाएं छोर से 18वें के बाएं, अगर दाएं जाऊंगा इसके दाएं जाता, अगर राइट साइड में जाता तो बढ़ता, लेकिन अगर मैं इसके लेफ्ट साइड में आऊंगा तो क्या होगा, माइनस होगा। बोलो बिल्कुल। अब मैं कह रहा कि बाएं थे आपके, इसके बाएं आप 3 वर्ण पीछे आ जाओ। अब जब आप इसके बाएं 3 पीछे आओगे तो इसके बाएं आओगे तो 1 2 3, तो एक्चुअल में आपने 18 में से 3 को ही तो कम किया, इसी की लाइन में वापस आए, तो यानी कि कौन से वर्ण पर पहुंचे, 15वें पर, और 15वां वर्ण किधर से, बाएं से, और बाएं से 15वां वर्ण हम लोग जानते हैं क्या हो गया, O हो गया, राइट। तो मेरी बात समझ में आई क्या कि क्या किया। अब मैं यहां से आपसे 2 बातें करता हूं कि जब भी हम लोग किसी भी छोर से जाएंगे तो या तो वो दायां छोर होगा या बायां छोर होगा, यानी ये दायां छोर है और ये बायां छोर है। अब देखो, अगर मैं बाएं छोर से चला तो कोई भी एक वर्ण पर पहुंचूंगा, उस वर्ण के भी किधर जा सकता हूं सर, अगर मैं किसी भी छोर से गया तो या तो मैं लेफ्ट छोर से जा सकता हूं या मैं राइट छोर से जा सकता हूं। अगर मैं लेफ्ट छोर से भी गया तो लेफ्ट छोर से अगर मैं कोई वर्ण के पहुंचा तो उस वर्ण के मैं लेफ्ट छोर से उस वर्ण के राइट जा सकता हूं, या उस लेफ्ट छोर से मैं उस वर्ण के लेफ्ट जा सकता हूं। लेफ्ट का मतलब इधर और राइट इधर। अगेन यहां से बात करते हैं, अगर कोई दाएं छोर से वर्ण दे दिया, यहां पर मैं दाएं छोर से आ गया, दाएं छोर से आ गया, अब इस वर्ण के दाएं जाऊंगा तो दाएं भी जा सकता हूं और इस वर्ण के बायां भी जा सकता हूं। तो इसके दायां भी जाया जा सकता है और इसी के ही बायां जा सकता है। अब देखो यहां से एक पॉइंट हमारे सामने निकल गया, अगर आप लेफ्ट और राइट जा रहे हो, यानी दोनों अलग अलग जा रहे हो, असमान जा रहे हो, तो दोनों के बीच में आपने क्या किया, ऐड किया। तो अगर आप असमान पोजीशन में जा रहे हो, अलग अलग पोजीशन में जा रहे हो, तब आप दोनों के बीच में क्या करोगे, ऐड करोगे। लेकिन अगर आप समान जा रहे हो, अगर आप समान पोजीशन में जा रहे हो, समान में जा रहे हो, तब आप क्या करोगे, घटाव करोगे। अब ये क्या घटाव करोगे, क्या योग करोगे, इसको हम क्वेश्चंस के थ्रू भी समझते हैं, लेकिन मैं आपसे एक बात वापस से रिपीट कर देता हूं। अब देखो, इस चीज को मेरे को जो समझाना था वो समझाने का मकसद यही था आपका। जैसे इसने कह दिया कि बाएं छोर से 10वां वर्ण, तो आपके बाएं छोर से 10वां वर्ण, यानी आप ऐसे गए कि सर बाएं छोर से 10वां वर्ण।
अब कह रहा है कि इसके दाएं पांचवा वर्ण, तो दाएं जाओगे तो आगे बढ़ना पड़ेगा ना, और दाएं जाओगे तो 5 आगे और बढ़ गए, तो आप इधर से कितने नंबर पर आ गए सर? 15वें पर आ गए। अब एबीसीडी में अगर इधर से ए है तो ए से अगर 15वें पे बोलोगे तो ओ होगा, और अगर उधर से 15वें पे बोलते तो उधर से 15वां इधर से 12वां हो जाएगा। वो आपको मैंने 27 में से घटाना वाला बता दिया। तो आपको ये ध्यान रखना, एबीसीडी सीधी चल रही है, उल्टी चल रही है, उससे पहले कितना दाएं जाएगा। अब मैं आगे यही क्वेश्चन में कह दूं कि इसके बाएं 8वां वर्ण, तो अब इसके बाएं 8वां जाओगे तो यहां से बाएं छोर से 10वां था, और उसके आप इधर गए तो आप दाएं 5 गए, लेकिन अब मैं कह रहा हूं बाएं 8वां वर्ण, तो आप 8 इससे कम करोगे, तो 8 इससे कम करोगे तो आप कौन सी पोजीशन पर आ गए? 7वीं पर। वो किधर से? बाएं छोर से। और बाएं छोर से 7वीं पोजीशन, यानी इसी चीज को आप देखो तो 10 और 5 15 था, 15 में से 8 गया, बाएं छोर से 7वां, और बाएं छोर से 7वां हमारे पास क्या होता है? जी होता है। अब इसी बात को ऐसे भी समझ लो यहां से कि देखो यहां से 10 तक गए तो ये 10वां, अब 10वें के दाएं 5वां, तो देखो 1 2 3 4 5, अब इस 5 के बाएं 8वां, तो इसके बाएं इधर होगा 1 2 3 4 5, और देखो जे आ गया कि नहीं आ गया? सॉरी 7वां 8वां, तो यहां से 10 और 5 15, 15 के -8 करना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये देखो जी आ गया कि नहीं आ गया? राइट। तो यहां में क्या समझ में आया कि अगर हम छोर से समान जाते हैं तो हम उसमें अंतर कर देंगे, और असमान जाते हैं तो योग। अब देखो क्वेश्चंस के रूप में ये चीजें कैसे आती है। जैसे ये क्वेश्चन दे दिया आपको, ये क्वेश्चन दे दिया। अब इस क्वेश्चन को देखो, इसने क्या बोला? अंग्रेजी वर्णमाला में जब कुछ भी नहीं देता तो हम लोग क्या मानते हैं? ए बी और यहां से चलते हुए वाई और जेड। इसमें ये एबीसीडी का कौन सा छोर है? बायां छोर है। ये कौन सा छोर है? दायां छोर है। ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, आपको बता देता हूं मैं, इस एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है, पटवार 2021 का आया हुआ क्वेश्चन, राइट। अब बोला अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं छोर से 7वां, अब ये अंग्रेजी वर्णमाला है तो इधर से आप जाओगे तो बाएं छोर से 7वां वर्ण होगा। देखो 3-4 तरीके हैं, जैसा भी करना चाहो वैसे कर लो। तो बाएं छोर से 7वां, अब इसके किधर? बाएं 15वां। अब जब इसके बाएं 15वां जाओगे तो 7 तक का मामला तो यही तो था, 7 तक का मामला तो यही तक था, 7 तक का मामला तो यही तक था, लेकिन आपको यहां से 15 जाना है, तो यहां तक का 7 हो गया, तो आपको और कितना जाना पड़ गया? 8 माइनस नहीं हो गया क्या? या और अच्छे से ऐसे समझ लो इसको, यहां से ऐसे समझ सकते हो इसको। ये 7 था तो इधर से 7 बढ़े, लेकिन फिर वापस 15 आ गए, तो एक्चुअल में आप बताओ यहां से आप कितना पीछे जाना पड़ गया? 8 पीछे जाना पड़ गया। अब इस बात को हम समझते हैं कि बाएं छोर से, याद रखना स्थिति है इंपॉर्टेंट है, छोर से ए से जा रहे हो जेड से जा रहे हो, क्योंकि अगर ए से जा रहा हूं तो जो वर्ण होगा वो आंसर हो जाएगा, जेड से जा रहा हूं तो उल्टा आएगा। तो बाएं छोर से 7 हुआ। अब देखो यहां बाएं है, इसके क्या जाना है? बाएं। तो बाएं के जब बाएं जाते तो पोजीशन घट जाएगी, तो बाएं से 15, तो बताइए क्या आएगा? अब देखो 7 और 15 है, घट जाएगा तो पोजीशन का अंतर हो गया, तो माइनस की कौन सी पोजीशन आ जाएगी? 8वीं पोजीशन आ जाएगी। और माइनस की 8वीं पोजीशन है, मैंने आपको बताया था जब ऋणात्मक आता है तब हम कितना जोड़ते हैं? 26 जोड़ते हैं। तो -8 में आप 26 जोड़ दीजिए, 26 जोड़ते ही कितना आया? 18, और 18 पर कौन सा वर्ण आता है? आर आता है, इसलिए आपका इस क्वेश्चन का आंसर क्या रह जाएगा? आर। अब देखिए हमने क्या किया, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं छोर से 7 हुआ, तो बाएं छोर से 7 हो, वैसे जी होता है। अब जी के बाएं 15 जाओगे तो आप उल्टा जेड में आ रहे हो, और जेड में जा रहे हो तो 7 और 15, तो यानी कि आपको 8 ऋणात्मक जाना पड़ा, और 8 ऋणात्मक जाना पड़ा, ऋणात्मक में 26 जोड़ दो, 26 जोड़ते ही अपना आंसर आ जाएगा। ओके, अब इस क्वेश्चन को देखो, सोचिए अंग्रेजी वर्णमाला में सीधा सा दे रखा है भाई, ए से लेकर के कहां तक जा रही है? जेड तक जा रही है। ये अंग्रेजी वर्णमाला का बायां छोर है और ये अंग्रेजी वर्णमाला का दायां छोर है। तो इसने बोला अंग्रेजी वर्णमाला में दायां छोर, तो इधर से की बात हो रही है भाई, दाएं छोर से 5वां वर्ण, और इस 5वें के फिर किधर? बायां। अब इसका बायां इधर ही तो होगा, और इधर कितना और गया? 15 गया। तो ये एक्चुअल में वो इधर से कौन से नंबर पर आ गया? 20वें नंबर पर आ गया। अगर रैंकिंग पढ़ा है तो रैंकिंग भी तो अल्फाबेट टेस्ट ही तो है। अब देखो 20वां वर्ण आ गया। अब लेकिन 20वां वर्ण किधर से है? जेड से। आपको याद है मैंने
कहा था कि जेड से जो वर्ण 20वां होगा वो इधर से कितना होगा, तब आपको याद है ना किस में से घटा के लिखना था, किस में से घटा के लिखना था, याद करो। मैंने बताया आपको क्या लिखोगे सर, इधर से जो 20वां वर्ण है, इधर से जो 20वां वर्ण है वो इधर से क्या होगा, तो 27 में से 20 घटा दो, क्या आ जाएगा 7वां वर्ण। तो ए से जो वर्ण 7वां है वही जेड से 20वां है, और 7वां इधर कौन सा है, जी है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, जी। एक तो ये तरीका है बच्चों। दूसरा तरीका, इसने क्या बोला, दायां 5वां के बाएं, तो दायां और बायां असमान है तो जोड़ दो, तो दाएं से 5वां वर्ण, उसके बाएं 15वां वर्ण, ठीक है। तो दायां बायां जुड़ गया। अब देखो सबसे पहले नाम क्या आया, दायां छोर आया, तो जो छोर आएगा उसी को लिखो। तो दाएं छोर से कौन सा वर्ण चाहिए आपको, 20वां। अब समझो दाएं छोर से 20वां, अगर एबीसीडी ऐसे चल रही है ए से जेड, मैं एबीसीडी मैक्सिमम इतनी ही लिखता हूं, इससे ज्यादा लिखता ही नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ती। दाएं छोर से, अब दाएं छोर से जा रहे हो तो उल्टा आएगा, तो जो दाएं छोर से 20वां वर्ण है वही बाएं छोर से कितना होगा, 7वां वर्ण। और बाएं छोर से 7वां वर्ण आप जानते हैं क्या होता है, बाएं छोर से 7वां वर्ण हमारा जी होता है। तो मैंने दो बातें बोल दी, एक तो आपको ये स्विचिंग जिसमें कुछ भी याद नहीं करना, इसमें चाहे कितने ही बाएं दाएं दे दे, आपको बस ये याद रखना जुड़ेगा घटेगा। जैसे अगर मैं चला बाएं दाएं छोर से 5वां और उसके बाएं 15, तो बायां जुड़ेगा ना, तो 15 और 5 20वां, इधर से 20वां यानी जेड से 20वां, तो ए से कितना 27 माइनस 20 7वां जी। अब देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, फटाफट आंसर बता दीजिए क्या होगा। किधर से बोला, अंग्रेजी वर्णमाला में बायां छोर, बाएं का मतलब ए से लेकर जेड तक की चर्चा हो रही है, तो बाएं छोर यानी यहां से कितना 5वां, और इसके दायां और जाएगा, दाएं जाएगा तो 10, तो 10 आने पर यहां कौन सी पोजीशन पर पहुंच गया, 15वीं पर। और ए से 15वीं पोजीशन पर क्या होता है, सबको याद है सर, ओ होता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ओ। या इस बात को ऐसे समझ लो सर, बाएं से 5वां है, उसके दाएं जाएगा 10वां, तो बायां और दायां जुड़ते हैं, जुड़ गया। लेकिन जो नाम है पहले जिस छोर से बात हो रही है उसको लिखो, तो वो बाएं छोर से 15वां वर्ण, और बाएं छोर से 15वां वर्ण हमारे पास ओ होता है। तो राइट आंसर ओ हो जाएगा। अब ये देखो, अब इस क्वेश्चन को समझना, यहां पर आपको एक्चुअल में समझ में आएगा कि एबीसीडी का मतलब क्या था। अंग्रेजी वर्णमाला में के है। अब देखो कई लोग ये भी कर बैठेंगे सर, बायां और बायां, तो बायां और बायां अंतर कर दिया, तो ये 5 और 5 का अंतर, तो 0 और 11, के का के ही आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर के नहीं होगा। अब सुनना क्यों, क्योंकि सुनो इसने क्या बोला, अंग्रेजी वर्णमाला में के, ये रहा के। अब के एक्चुअल में है कितने नंबर पर, 11 नंबर पे। इसके बाईं और 5वां, जब इसके बाईं और 5वीं पोजीशन पर जाओगे तो 5 कम होगा ना, होगा ना। तो याद रखना, जब छोर से बाएं दाएं जाते हो तो अलग बात होती है, वर्ण से बाएं दाएं जाते हो तो अलग बात होती है। अब यहां से गए तो जब 5 कम कर दोगे, तो 11 से 5 कम कर दोगे तो कहां पर पहुंच गए, एफ पर पहुंच गए। लेकिन अब कह रहा है दोबारा इससे भी दोबारा 5 कम, और जब इससे भी दोबारा 5 कम, तो 6 से 5 कम 1 पर पहुंचोगे, और 1 पर क्या होता है, ए होता है। इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और इसी बात को ऐसे समझना चाहो तो ऐसे समझ लो सर, इधर से के था और के कितने नंबर पे था, 11 पे था, और 11 के बाएं 5 यानी 5 कम, फिर इसके, फिर उस बाएं के भी दोबारा बाएं। अब बायां बायां वैसे तो कैंसिल होता है, लेकिन यहां बाएं बायां जुड़ के काम हो गया क्योंकि वर्ण की स्थिति के साथ हो रही है, तो 5 ये और कम हो गया। तो यहां से कितना बच गया, 1, और एक वर्ण किधर से, ए से जेड के रूप में एक नंबर जो बोले जाएगा उसके ऊपर कौन सा वर्ण आता है, ए। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, ना कि के होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट टाइप। अब दूसरा टाइप यहां से आता है, उसमें बोला हुआ है वर्णमाला में अर्धांश आधारित। पहले तो एबीसीडी को पूरा किया, अब उस एबीसीडी के अर्धांश। देखिए बच्चों, आपके सामने ये पूरी एबीसीडी है। इस एबीसीडी में यानी अगर मैं पूरी चर्चा करूं, वर्णमाला की चर्चा करता हूं, तो वर्णमाला में वर्ण कितने हुए, 26 वर्ण हुए,
राइट। और इन 26 वर्णों को अगर हम लिखते हैं तो ए से लेकर जेड तक लिखे हैं, जेड से लेकर ए तक। तो अगर इस वर्णमाला की बात की जाए तो इस वर्णमाला को अगर बीच के वर्ण पूछे जाएं यानी मध्य वर्ण क्या होंगे, तब हम बोल सकते हैं सर कि एक तो एम होगा और एक क्या होगा, एन होगा। एक एम होगा और एक एन होगा। अब उसी आधार पर अगर मैं इसके टुकड़े करूं तो 26 के जब टुकड़े करोगे, 26 को 2 भागों में बांटोगे तो 13 वर्ण एक साथ निकल जाएंगे। क्या? अलग अलग। बिल्कुल सर। और 13 वर्णों का एक समूह बन जाएगा। तो ए से लेकर एम तक वो एक 13 वर्ण होते हैं और एन से लेकर जेड तक वो एक 13 वर्ण होते हैं, राइट। अब उन वर्णों में इनको अब हम लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, एक आ गया ए से लेकर एम तक और दूसरा टुकड़ा एन से लेकर जेड तक। अब ए से लेकर एम तक ये पहला मिला, इसलिए ये कहलाता है प्रथम अर्धांश और इसको बोलते हैं पूर्वार्ध भी बोलते हैं, कई जगह इसको पूर्वार्ध भी बोला जाता है। और ये टुकड़ा बाद में मिला इसलिए इसको द्वितीय अर्धांश भी बोलते हैं। और उत्तरार्ध भी बोलते हैं, उत्तरार्ध भी बोलते हैं, राइट। अब पहला अर्धांश और दूसरा अर्धांश दोनों आ गए। अब यहां से हम लोगों से एक क्वेश्चन तो ये अब तो यहां तक आवे। अब देखो क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, पहले अर्धांश को उल्टा कर दे तो आपको दिमाग में सेट होना चाहिए कि अगर पहले अर्धांश को उल्टा करेगा तो इसका मतलब एम यहां होगा, ए यहां होगा, दूसरे को उल्टा करे वो चलता रहेगा। लेकिन मैं आपसे एक छोटी सी बात यहां से जानना चाहता हूं। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि प्रथम अर्धांश को अगर आप उल्टा करो या जो भी करोगे तो इसके बीच में कौन सा वर्ण होगा। तो यहां से लेकर यहां तक इसमें कितने वर्ण हैं? 13 वर्ण है। और जब इसमें 13 वर्ण है तो 13 वर्णों के बीच में कितने होते हैं? तो सर 13 वर्णों के बीच में समझना, अगर देखो मध्य की बात करें तो अगर अक्षरों की संख्या सम है, जैसे अगर मैं बात करूं यहां से 3 है, अंगुलियां दिख रही होंगी आपको 3, मैं बोलूं भाई बीच में कितने हैं, आप कहोगे 1। लेकिन मैं बोलूं अब कितने हैं, जब 4 है तो बोले बीच में 2। यानी अक्षरों की संख्या अगर विषम है तो बीच में 1 मिलता है और अक्षरों की संख्या सम है तो बीच में 2 मिलता है। तो अब यहां से इस पॉइंट को देखो एक बार, आप पहले इस पॉइंट को समझने की कोशिश करें। अगर यहां से बात करूं 1 और 13 तो इसमें 13 वर्ण है ना, यहां पर वर्ण कितने हैं? जब भी आप टुकड़े करोगे याद रखना 13 वर्ण है और 13 वर्ण यहां हैं तो 13 ही वर्ण आपके पास यहां पर भी होंगे। बिल्कुल। अब 13 वर्ण अगर आपके पास दोनों जगह हैं तो उनमें आपको इतना सा समझना है कि अगर इसके बीच में अर्धांश वर्ण कौन सा मिलेगा, तो 13 अगर हैं तो 6 इधर है 6 उधर है, 12 और 1 बीच में 13। तो यानी इधर से वो 7वां वर्ण होगा कि नहीं होगा? अरे भाई 6 इधर है 6 इधर है तो ए से 6ठा वर्ण तो एफ हो गया और उससे अगला 7वां, तो ए से इधर छोर से 7वां वर्ण या इधर से 7वां वर्ण जी होगा। और अगर यही 7वां इधर से है तो वो इधर से भी 7वां होगा। तो 20 में से 7वां घटाओगे तो इधर वो कौन सा मिलेगा? टी। और वैसे भी समझ गए आप, देखो यहां से इधर से 7वां वर्ण देखो तो 26 है, 26 से 7वां वर्ण देख लो, आप निकाल लीजिए कौन सा वर्ण आएगा। तो यहां से एक बात समझ में आई आपको कि प्रथम अर्धांश का अर्धवर्ण हमेशा कौन सा होता है? जी होता है। और द्वितीय अर्धांश का अर्धवर्ण कौन सा होता है? टी होता है। और अगर मैं आपसे एक बात करूं कि इन दोनों वर्णों की स्थिति को अगर मैं समझूं तो इन दोनों वर्णों की स्थिति हमेशा कतार में फिक्स रहती है। जी हमेशा, जैसे ये बात मैं ये बोलना चाह रहा हूं, अगर मैंने बोला 1 2 और 3 है, अब मैं इनको 3 2 1 भी लिख दो तो भी मुझे बताओ कि दोनों में सर जो मध्य होता है वो हमेशा क्या रहेगा? निश्चित रहता है, उसका स्थान क्या रहता है? फिक्स रहता है। ठीक है। अब देखो यहां से, तो अगर मैंने ये जी को रखा, बीच में जी को रख दिया, तो जी के बाद में बात करोगे तो जी का इधर से हमेशा 7वां स्थान होगा और इधर से हमेशा 20वां। ऐसे इस अर्धांश का अर्धवर्ण आएगा टी। वो टी हमेशा दाएं छोर से, अगर मैं यहां से चर्चा करूं, दाएं छोर से हमेशा 7वां होगा, लेकिन वही टी बाएं छोर से हमेशा कितना होगा? 20वां होगा। तो आपको 2 बातें निकल के आई आपके सामने, ABCD होगी पूरी। ABCD को बीच से काटा तो 13 के जॉइंट मिले, एक पहला
प्रथम अर्धांश कहलाता है, दूसरा द्वितीय अर्धांश। प्रथम अर्धांश का अर्धवर्ण जी होता है। कैसे हमने निकाला? हमने ऐसे निकाल दिया कि अगर इसमें 13 वर्ण है तो 6 इधर होंगे और 6 इधर होंगे, तो बाएं छोर से 7वां वर्ण होगा। देख लीजिए, अगर ये बीच में है तो इधर भी 6 वर्ण होने चाहिए, इधर भी 6 वर्ण होने चाहिए, तो ए से एफ तक और आगे इधर वाले। तो देखो बीच का अर्धांश वर्ण देखो 6 वर्ण, ये तो देखो 1 2 3 4 5 6, और इधर से देखो 1 2 3 4 5 6, तो देखो बीच में ये जी मिला कि नहीं मिला दोनों तरफ से। और यही काम इधर क्या होगा? टी होगा। तो ये प्रथम द्वितीय अर्धांश का अर्धवर्ण कहलाता है टी। ये जो टी है वो द्वितीय अर्धांश का अर्धवर्ण है, का अर्धवर्ण है, का मध्य वर्ण है, द्वितीय अर्धांश का मध्य वर्ण, और ये प्रथम अर्धांश का मध्य वर्ण। राइट, अब बढ़ते हैं आगे। अब यहां से जो क्वेश्चंस बनते हैं उनकी थोड़ी सी चर्चा करते हैं। यहां 3 टाइप से बच्चों क्वेश्चंस बनते हैं। पहला टाइप का क्वेश्चन बनेगा कि अर्धांश को उल्टा करेगा, और उसमें भी बोलेगा कि यदि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में रखा जाए, विपरीत क्रम में रखा जाए। जब प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में रखा जाए तो एबीसीडी का सीक्वेंस समझना। यहां से लेकर यहां तक मैं बात कर रहा हूं, यह है मेरा प्रथम अर्धांश, और एन से लेकर जेड तक की जो मैं चर्चाएं कर रहा हूं यह है मेरा द्वितीय अर्धांश। अब कह रहा है कि प्रथम अर्धांश को उल्टा रखा जाए, तो प्रथम को उल्टा रखा जाए इसका मतलब एम से लेकर क्या आएगा? ए तक, और एन से लेकर क्या आएगा? जेड तक। अब प्रथम को उल्टा रख दिया तो दिमाग में सेट करो कि एबीसीडी कैसे चल रही है। अब यहां पर पहला अक्षर 1 पर एम होगा, एन, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये दिमाग में रखना। 13वां अक्षर क्या होगा? ए। लेकिन 14वें अक्षर के बाद क्या होगा? जब इधर तरफ जाओगे तो एबीसीडी पूरी की पूरी क्या है? सीधी हो गई। तो अब अगर प्रथम अर्धांश को उल्टा रखते हैं तो हमेशा याद रखना बाएं छोर पर ए हो गया, तो यहां पर कितने वर्णों पर फर्क पड़ गया? सिर्फ इन 13 वर्णों पर फर्क पड़ गया। बाकी के 13 वर्ण क्या हैं? ये अपने सीधे स्थान पर हैं, ये अपने क्या हैं? सीधे क्रम पे हैं। ये 13 वर्ण सीधे पे, मतलब अगर मैं बाएं छोर से आपको कहूं 15वां वर्ण बताऊं तो आप कहोगे चाहे सर इनको सीधा लिखो या उल्टा लिखो, संख्या में तो ये 13 ही और मेरे आंसर पे फर्क पड़ ही नहीं रहा, तो 14 पर एन मिलेगा और 15 पर ओ ही मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इनमें से कोई अगर पूछ बैठे इस अर्धांश में तो थोड़ा सा मेरे साथ इस क्वेश्चन पे आना। अगर मैं आपसे कहूं प्रथम अर्धांश का अर्धवर्ण बोलो सर जी है। अगर प्रथम अर्धांश का अर्धवर्ण जी है तो जी को इधर से काउंट करोगे तो आप हमेशा बताओगे सर जी हमेशा दाएं छोर से 20वां होता है और बाएं छोर से कितना होता है? 7वां होता है। अब देखो, अगर मैं कहूं दाएं छोर से 20वां वर्ण बताओ तो प्रथम अर्धांश उल्टा है तो जी होगा, ठीक है। लेकिन अगर 20 न बोल के मैं 20 की जगह 19 और 21 बोल जाऊं तब दिमाग में थोड़ा सा याद रखना कि इसका वर्ण क्या है। जी को अगर मैं बात करता हूं तो जी 20वें नंबर पर है, तो जी से इधर क्या होगा? एफ होगा। तो एफ कितने पर होगा? 19 पर, क्योंकि एबीसीडी इधर कम हो रही है ना। देखो एबीसीडी इधर ही तो कम हो रही है। देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7वें पर ये आया तो 20 हो गया। 20 के बाद में ये 21, उल्टा उधर से आ रहे हैं ना अपन, तो देखो उधर से जब अपन आ रहे हैं तो 13 के बाद में 14 15 16 17 18 19, तो ये 19 पर आएगा। ये 20 21 22 23 24 25 और 26, तो ये 19 पर। और इधर से जो एच आएगा वो कौन से नंबर पर होगा? 21वें नंबर पर होगा। तो आपको जो मध्य वर्ण है अगर उसकी पोजीशन पकड़ लेते हो तो आप आसानी से पकड़ जाओगे, क्योंकि देखो एबीसीडी में इधर से एम, ए से एम चल रहा है, तो इधर जाऊंगा तो इधर की तरफ एबीसीडी बढ़ रही है, तो इधर बढ़ रही है तो जी से आगे इधर एच वो बढ़ते जाएंगे, और अगर कम हो रही है तो एफ तक आएंगे। इस बात को यहां आपको समझना है, क्योंकि एग्जाम में आंसर देने टाइम ये मध्य वर्ण है ना बहुत काम आता है, ठीक है। अब देखो दूसरा पॉइंट, दूसरे पॉइंट को बहुत अच्छे से समझते हैं। दूसरा पॉइंट है यदि द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में रखा जाए, यदि द्वितीय अर्धांश को, देखो एक तो क्या होता है क्वेश्चंस कर लो, और एक होता है पहले उसको समझ लो कि एक्चुअल में बना कहां से, ताकि एग्जाम में जितना भी वो चेंजेस भी करे ना तब भी हम कर पाए। अधूरी तैयारी पूरा रिजल्ट कभी नहीं देती है, इसलिए आपको अधूरी तैयारी के रूप में जाना ही नहीं है। विपरीत क्रम में रखें,
जब द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में रखें तो मुझे एक बार बताइए एबीसीडी का क्रम क्या बन जाएगा। सर पहले के बारे में कोई बात नहीं बोली ना, तो सर ए से एम तक पहला तो फिक्स है ही है, लेकिन दूसरा क्या हो गया, दूसरा हो गया सर जेड से लेकर एन तक। इसका मतलब दाएं छोर पर कौन है, दाएं छोर पर एन है, और बाएं छोर पर कौन है, बाएं छोर पर ए, राइट। अब देखो यहां से हम छोटी सी बात अपन करते हैं, ये एबीसीडी का सीक्वेंस क्या चलेगा सर, 1 से लेकर 13 तक तो ये मामला सेट है, 1 से 13 तक तो ये सेट है। अब अगर यहां से बात करोगे तो इन्हीं में तो गड़बड़ है, ये 14 से लेकर ये 26 तक ये तो पूरा सही है, तो 13 तक तो मामला सही है। अगर आपको मैं कोई सा भी वर्ण इधर से पूछूं या इधर से पूछूं, इधर से भी पूछूं, 27 में से घटा के भी लिख सकते हो, उल्टे से चल रहे हो, लेकिन इनसे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अब आप बताओ यहां पर 13 वर्ण है और यहां पर भी 13 वर्ण है। अब जब इसको उल्टा कर दिया तो इसमें कौन सा आपकी हेल्प करेगा सर, टी हेल्प करेगा। क्यों, क्योंकि टी बाएं छोर से अब हमेशा क्या हो रहेगा, 20वां, और दाएं छोर से कितना रहेगा, 7वां। अब मुझे टी की पोजीशन बताओ, टी से अगर मैं इधर जाऊंगा तो टी 20वां है तो इधर 21वां होगा, लेकिन 21वां होगा इधर, लेकिन टी की पोजीशन को चेक करो तो इधर एस मिलेगा और इधर यू मिलेगा। तो इधर से अगर काउंट करोगे तो ये 19वें नंबर पर होगा, ये 20वें पर, और ये कितने पर, 21वें पर। ये दिमाग में थोड़ा सा रख लेना ताकि आपके ध्यान रहे। ओके, अब नेक्स्ट टाइप आता है जब दोनों अर्धांश को विपरीत क्रम में रख दे, जब दोनों अर्धांश को विपरीत क्रम में रखा जाए। रखा जाए दोनों अर्धांश को विपरीत क्रम में रखने का मतलब कई लोग ये समझते हैं कि सर एबीसीडी उल्टी हो गई। यहां एबीसीडी उल्टी नहीं हुई है, एम से लेकर ए तक चल रहा है मामला और जेड से लेकर एन तक है। अगर एबीसीडी पूरी उल्टी होती है तो वो जेड से लेकर ए तक आती, लेकिन यहां एबीसीडी को उल्टा नहीं किया है, इसने अर्धांश को उल्टा किया है, तो ये एबीसीडी ऐसे चलेगी। अब मुझे बताओ यहां बाएं छोर पर क्या रहेगा, एम, और दाएं छोर पर क्या रहेगा, एन। तो एक बार इस एबीसीडी को बोल के देखें। देखो पहले अक्षर पर ये रहेगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे 13 के बाद में 14 पर जेड आएगा, ये दिमाग में रखना। 14, 15 ऐसे करते हुए 26 पर ये जाएगा, राइट है। चलिए, तो यहां से अगर मैं इसके नंबर लिखने जाऊं तो आपको याद होगा ये पहले नंबर पर होगा, ये 13 पर होगा, ये 14 पर होगा, और इस तरह से ये कौन से नंबर पर होगा, 26वें नंबर पर होगा। यहीं पर लिख रहे थे 13, फिर ये 14, और इस तरह से ये 26वें पर होगा। अब मेरे को बात बताओ, इसमें भी कितने वर्ण होंगे, 13 वर्ण होंगे, और इसमें भी 13। अब क्वेश्चन यही बोलेगा बाएं से और दाएं से, लेकिन आपको पकड़ना है कि वो कैसे बोल रहा है, कौन से अर्धांश में आ रहा है वो। तो यहां से अगर मैं बात करूं तो आपको पता है ना, पहले अर्धांश का अर्धवर्ण जी, चाहे कितना ही दोनों अर्धांश को उल्टा कर दो, ये हमेशा बाएं से 7वां रहेगा और दाएं से हमेशा कितना रहेगा, 20वां रहेगा। और यहां से बात करते हैं टी, जो बाएं से हमेशा 20वां रहेगा और दाएं से हमेशा कितना रहेगा, 7वां रहेगा, राइट। तो ये ऐसी पोजीशन है जो आपको क्लियर पहुंचा देंगी। तो दिमाग में इतनी सी बातों से आपको समझ में आई होगी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है, अब हम लोग इसको कैसे करेंगे, एक तो है इजी तरीका और एक है इसको बहुत लेंथी बना लो। अब है ना, आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ एबीसीडी को ध्यान में रखना है। अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में रख दिया। जब प्रथम को विपरीत में रख दिया तो एम से लेकर ए तक है और एन से लेकर क्या है, जेड तक है। ये याद हो गया सबको। प्रथम अर्धांश को उल्टा कर दिया, ए से एम की जगह एम से ए हो गया। तो बाएं छोर पर आपके एम है और दाएं छोर पर आपका क्या रह गया, सर जेड आ गया, लिख दिया। अब कह रहा है तो बताइए आपके दाईं ओर से, अब मेरा दायां बोले या आपका बोले, हमेशा दायां तो दायां होगा, तो आपको इधर से चलना है, ठीक है। और इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि ये कौन सा वर्ण चाहता है। पहले इस लाइन में आपको पता चल गया 26 वर्ण है, लेकिन इसमें से कौन से वर्ण पर वो चाहता है, आपको उस तक पहुंचना है। तो सबसे पहले इसने बोला आपके दाएं से 10वां, तो मैं इधर से 10वां आऊंगा तो यहां पर 10वां हो गया ना, और इसके बाएं, अब इसके बाएं 7वां, तो बाएं जाऊंगा तो 7वां इधर जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, तो 7 इसमें और बढ़ गया, यानी मैं इधर से कितना चल के आ गया, 17 चल के आ गया। बोलो, इस बात को मैं ऐसे भी बोल सकता था कि दाएं से 10वां और उसके बाएं 7वां, तो यानी दाएं से टोटल मुझे कितना चलना पड़ेगा, 17वां। अब दाएं से 17वां चलना पड़ेगा। अब देखो आंसर कितना इजीली देते हैं। आपको पता है इसमें कितने वर्ण है बच्चों, 13, और इसमें भी कितने वर्ण है, 13 वर्ण है।
13 ही वर्ण है। अब आपको दिक्कत नहीं, अब ये 13 चल के आ गया तो आपको यहां से काउंटिंग नहीं करनी। अब दिमाग में रखो कि अगर ये 13 चल के आ गया तो 14 नंबर पर क्या मिलेगा, 14 नंबर पर ए मिलेगा। अगर मैं इधर से चल के आ रहा हूं तो एन से लेकर जेड तक के ये 13 वर्ण तो पूरे हो गए, लेकिन अब मैं 14 नंबर पर आऊंगा तो वो मुझे ए मिलेगा, 15 नंबर पर आऊंगा तो मुझे बी मिलेगा, 16 नंबर पर आऊंगा तो सी मिलेगा, और 17 नंबर पर आऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, डी मिलेगा। और डी मेरा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। पूरी एबीसीडी लिखने की जरूरत नहीं है, इसको आप करें। अब वैसे भी इसको और भी इजी करना चाह रहे थे तो आप देख लो ना, इधर से मेरे को 17 बोला, 17 का मतलब 13 वर्ण गए तो बच गया चौथा वर्ण, और इधर से चौथा वर्ण आना है तो एक के अंदर आप क्या जोड़ दो, एक से चौथा चलना है तो डी 4 पर आ गया। बहुत सारे तरीके धीरे धीरे कर सकते हो इसको। पहला काम क्या है, आप बस वो निकालो जो वर्ण आपको चाहिए, फिर कैसे दे रखा है उसमें एबीसीडी में सीधे या उल्टे आप जा सकते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें इसने क्या बोल दिया, यदि द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में रख दिया जाए, द्वितीय को विपरीत में रख दिया, इसका मतलब ए से लेकर एम तक का मामला सही है और जेड से लेकर एन तक की बात बोली। तो यहां पर बाएं छोर पर आपका ए रहेगा, दाएं छोर पर आपका एन रहेगा। विपरीत क्रम में रखा जाए तो बाएं से 10वें के दाएं 11। अब बाएं से 10वां तो बाएं से 10वां यानी यहां से ये 10वां वर्ण, और 10वें के दाएं, अब भाई इसके दाएं जाऊंगा तो 11 इधर आगे बढ़ूंगा तो मुझे बताओ मैं बाएं छोर से कौन से वर्ण पर आ गए, भाई बाएं छोर से सर आप 21वें वर्ण पर आ गए। अब आपका आंसर क्या होगा, 21वां। इस बात को हम ये भी बोल सकते थे कि बाएं छोर से 10वां वर्ण और उसके दाएं 11वां वर्ण। आपको पता है ना, बायां और दाएं जाते तो जुड़ते हैं, तो बायां 10वां और उसके दाएं 11, तो 10 और 11 21वां वर्ण किधर से, बाएं से। अब देखो कैसे करते हैं, इसमें 13 वर्ण, इसमें भी 13 वर्ण। अब आप याद करो, अगर मैं इसका यहां से 20वां वर्ण लिखूं, अगर मैं इस अर्धांश वर्ण का 20वां वर्ण लिखूं तो आपको सबको याद है ना, वो 20वां वर्ण तो टी होता है। टी चाहे इधर से आए चाहे इधर से आए हमेशा फिक्स रहेगा, तो इधर से वो 20वां वर्ण है और इधर से वो 7वां है, तो बाएं छोर से 20वां है। हमारा आंसर कौन सा है, अब एबीसीडी उल्टी जा रही है तो 20वें नंबर पर टी है, तो टी से इधर कम होगा या ज्यादा होगा, बोलो। अब एबीसीडी इधर कम हो रही है तो यहां एस आएगा और यहां पर टी आएगा। अब टी इधर से 20वां है तो एस इधर से कौन से नंबर पर हो गया, 21वें पर। तो आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, एस। बाकी चाहो तो आप गिन भी सकते हो, गिनकर भी कर सकते हो, लेकिन मैं कॉमन सेंस से ज्यादा बिलीव करता हूं कि कैसे कर सकते हो। तो हमारा इधर से 21वां आंसर, तो 20 तक टी आ गई। अब टी से एबीसीडी है, अब जैसे ये 19वां पूछ लेता तो 19वां का मतलब टी से इधर एबीसीडी बढ़ेगी ना, क्योंकि टी यू वी डब्ल्यू जेड वाई इधर से बढ़ते जाएगा, तो फिर यू आ जाएगा, और अगर कम बोलता तो ये था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आप वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन को सोल्व करिए, क्योंकि इसमें दोनों कॉन्सेप्ट एक साथ यूज हो गए। प्रथम अर्धांश वाला भी कॉन्सेप्ट यूज हो गया और इसके अंदर दोनों को चेंजेस वाला भी यूज हो गया। तो देखो प्रथम और द्वितीय दोनों को भी उल्टा लिख दिया, तो अब हमारी एबीसीडी क्या चलेगी, एम से लेकर ए तक और जेड से लेकर एन तक। बोलो कोई दिक्कत। इसका मतलब यहां से बाएं छोर से और ये दायां छोर रहने वाला है। अब आपका काम इसमें से आंसर निकालने से पहले आपका ये कि कौन सा वर्ण आंसर हो, तो वो इस छोर से या इस छोर से कौन सा वर्ण होगा वो चेक करो। तो उसके लिए उसने क्या बोला, तो दाएं छोर से 10वें अक्षर के बाएं 9वां। अब आपको याद है दाएं छोर से 10वां वर्ण और इसके क्या बाएं 9वां, तो बाएं 9वां जाओगे तो 9 इधर से जुड़ेगा, तो ये कौन सा वर्ण मेरा आंसर होगा, 19वां। इस बात को मैं ऐसे भी तो बोल सकता हूं भाई कि दाएं छोर से 10वां वर्ण और उस 10वें वर्ण के बाएं 9वां वर्ण, तो दाएं छोर से मेरा 19वां वर्ण आंसर होगा। अब 19वें की बजाय अगर मैं इस चीज को ऐसे समझा दूं आपको कि सर मैं 19 नहीं आ रहा, मैं तो यहां पर 20वें वर्ण पर आ रहा हूं, और जैसे ही मैं 20वें वर्ण पर आऊंगा तो आपके दिमाग में एक वर्ण गूंज रहा होगा जी, मैंने बताया आपको। अब जी आपकी हेल्प करेगा आंसर तक पहुंचने में। 20 पर जी है तो जी की पोजीशन को आप लिखेंगे, तो इधर से जी है तो इधर तो आएगा एच और इधर आएगा एफ। बोलो पता चला, क्योंकि इधर एबीसीडी कम हो रही है और इधर एबीसीडी ज्यादा। तो ये जब 20 पर है तो 19 पर एफ होगा और 21 पर एच होगा।
तो आप जी से ही पोजीशन को देख लो ना, क्योंकि इधर एबीसीडी क्या है, इधर एबीसीडी उल्टी हो रही है और इसमें उल्टी हो रही है, तो इधर की तरफ कम होगा और इधर की तरफ बढ़ेगा। तो 19वां अक्षर आपसे पूछा था और 19वां अक्षर हमारा क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। आप बोल के भी देख लो ना, ए बी सी डी जी आएगा, तो 19वें पर एफ बोलोगे, 20वें पर जी और फिर एच, तो ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास अर्धांश वाले क्वेश्चंस आपके कंपटीशन में पूछे जाते हैं। मैंने तीनों अर्धांश के क्वेश्चंस ले लिए प्रैक्टिस के लिए, ताकि आपको और अच्छे समझ में आए। अब इसके बाद एक नेक्स्ट टाइप आता है, उस टाइप की थोड़ी सी चर्चा करते हैं। वो टाइप क्या है, वो है वर्णमाला में मध्य वर्ण, बीच में कितने वर्ण या कितनी संख्या उसको ज्ञात करना। ठीक, अब इसको मैंने लिया, ये क्वेश्चन लिया मैंने, इसके बाद में मैं इसकी टेक्निक बताता हूं आपको। देखो करते हैं, वर्ण एफ और वर्ण पी। तो बच्चों ये तो रहा वर्ण एफ और ये रहा वर्ण पी। अब देखो इसका खेल क्या है, इसके बीच में बोला कितने वर्ण है, तो एक तो एबीसीडी लिखो और गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 वर्ण आ गए। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा सर, 9 वर्ण हो जाएगा। ठीक है, एक ये हो गया। वर्ण एफ और पी के ठीक बीच में कौन सा वर्ण है। अब भाई बीच में ठीक वर्ण निकालना है, तो देखो आपको इतना तो मैंने पहले भी बताया है कि जब भी हमारे पास मध्य वर्ण की चर्चा करें, तो मध्य वर्ण में दो बातें हो सकती हैं। अगर अक्षरों की संख्या सम होगा तो बीच में कितने मिलते हैं, 2, और अगर अक्षरों की संख्या क्या हो, विषम हो, तो बीच में कितने मिलते हैं, 1 मिलते हैं। ये बात आप जानते हैं। ओके, अब मैंने बोला एफ और पी, तो देखो एक तो तरीका ये है कि आप ऐसे करो, वरना दोनों तरफ से नंबर काटने लग जाओ, नंबर काटने लग जाओ, दोनों तरफ से काटते जाओ, दोनों तरफ से काटते जाओ, कुछ बचेगा, बोला सर बच गया क्या, के, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, के। एक तो ये तरीका है देसी तरीका, लेकिन क्या हम हर बार एबीसीडी लिखें और इतनी मशक्कत करें, नहीं। तो उसके लिए मैं आपको सीधा बताता हूं, जब भी आपको मध्य वर्ण पूछे ना, मध्य वर्ण संख्या पूछे कि कितनी संख्या होगी, मध्य वर्ण संख्या पूछे, तो आप क्या करना, ज्यादा नंबर लिखा हुआ है उसमें से कम नंबर को घटा देना। तो ज्यादा यानी आपको क्या है, पी और एफ के बीच की तो बात हो रही है, तो पी कितने पर है, 16 पर, एफ कितने पर है, 6 पर, तो आपको 16 में से 6 को घटा देना है। और जैसे ही 16 में से 6 घटाओगे कितना आ गया, 10। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, जब भी आप 10 घटाओ तो साथ में अब एक और कम कर देना। क्यों भाई, क्यों बताता हूं अभी। लेकिन जब भी आप, तो इसलिए मध्य वर्ण निकालने हो तो आपको क्या करना, ज्यादा में से कम को घटा करके एक और घटा देना, और जो घटाओगे लास्ट में वही हमारे मध्य वर्ण संख्या आएंगी। अब आप कहोगे सर एक क्यों घटाया, उसका रीजन सुनो। यहां एफ से लेकर के आप ओ तक जाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, या इधर से आओ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, चाहे आप इससे इधर चले जाओ तो भी 9 है, इधर आओ। लेकिन आपको ना तो F लेना है और ना ही P लेना है, आपको तो इनके बीच के लेने हैं। इसलिए एक बार तो पोजीशन जब अंतर किया तो एक का नंबर वो घट गया, एक और घटा दिया। तो आपको जब भी कोई पूछे तो आप सीधा निकाल सकते हो। दूसरा आपको बोला मध्य वर्ण, और जब मध्य वर्ण बोलता है ना, तब आप क्या करना, दोनों के नंबर लिख लो। जैसे एफ कितने पर है, 6 पर, और पी कितने पर है, 16 पर, और दोनों को लिख करके आधा कर देना। तो 16 और 6 22, और 22 का आधा कर दिया, कितना आ गया, 11 पर, और 11 पर कौन सा वर्ण होता है, के, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, के। ओके, लेकिन अब कुछ बातें जो हमें इस चीज के लिए मेमोराइज रखनी है। पहली बात यह कि ये क्वेश्चन किस किस रूप में आ सकता है। जैसे इसने बोला एफ और पी के बीच में बताओ, इस बात को ऐसे भी तो बोल सकता है, बाएं छोर से छठा वर्ण और बाएं छोर से 16वें वर्ण के बीच में कितने वर्ण होंगे, राइट। या ये बोल सकता है बाएं छोर से 21वां बाएं छोर से 16वां वर्ण और दाएं छोर से 21वां वर्ण, उसके बीच में कितने वर्ण होंगे। यानी इनकी पोजीशन बाएं और दाएं से पोजीशन दे करके, इसकी बाएं से पोजीशन दे दे, इसकी दाएं से, जैसे एफ और पी के बीच में कितना, या बाएं से छठा और बाएं से 16वें के बीच में कितना, या बाएं से छठा और दाएं से 11वें के बीच में कितना, या बाएं से आपके 16वां और दाएं से 21वें वर्ण के बीच में कितना, या फिर दाएं से 11वां और दाएं से 21वें वर्ण के बीच में कितना। सबका मतलब एफ और पी के बीच में कितना। बस एक चीज का ध्यान रखना, आपको जो भी वर्ण दे, आप हमेशा किधर से उनकी पोजीशन लें, आप हमेशा उनकी पोजीशन बाएं से लेंगे।
आप हमेशा उनकी पोजीशन किधर से लेंगे, बाएं से पोजीशन लेंगे। ये हमेशा याद रखना। क्यों भाई, ये ऐसा इसलिए मैंने बोला क्योंकि देखो जैसे ही आपने ये आधा किया, आधा करते ही आपके दिमाग में कुछ भी नहीं था ये 11वां, लेकिन आप जानते हो अगर इधर से पोजीशन होती तो इधर से 11वां पोजीशन तो P होता है, लेकिन इधर से 11वां पोजीशन K होता है। लेकिन हम बाय डिफॉल्ट जब सबको अगर बाएं से रख लेंगे, जब सबको बाएं से रख लेंगे तो फिर हमें ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा क्योंकि हम ABCD को सीधा जानते हैं। इसलिए आपको जो भी दाएं से भी दे तो भी उसको बाएं से रखो। इसीलिए इस क्वेश्चन को मैं ऐसे भी बोल सकता हूं, बाएं से छठा और बाएं से 16। इसीलिए देखो 6 और 16 के बीच में जाओगे तो 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 इस तरह से मैंने निकाल लिया। तो ये इसीलिए इसके बीच में से निकाल पाते हैं अपन। तो क्या बात समझ में आई? दोनों को एक ही छोर बाएं छोर से रख लो ताकि आपका क्वेश्चन आसान रह जाए। अब देखो ये क्वेश्चन दे दिया, क्या बोला, G और R के मध्य कितने। तो देखो मध्य के लिए क्या करोगे, G कितने पर, 7 पर, और R कितने पर, 18 पर। अब 18 में से 7 गया तो आ गया कितना भाई, 11, और 11 में से 1 घटा दो तो कितना बच गया, 10। तो दोनों के बीच में कितने वर्ण है, 10। चाहो तो गिन सकते हो, ये रहा आपका G और ये रहा आपका R। गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इधर आते हैं, यहां अगर मध्य बोलता है तो G हो गया 7 पर, R हो गया कितने पर, 11 पर, 18 पर, सॉरी, G 7 पर, R 18 पर। तो 18 और 7 25, और 25 का जैसे ही आपसे आधा करवाएगा ये आएगा 12.5। अब 12.5 पर तो कोई वर्ण होता ही नहीं है, तो 12.5 पर कोई भी वर्ण नहीं होता तो हम समझ लेंगे 12 और 13, क्योंकि 12.5 इन दोनों के बीच में, और 12 का मतलब होता है बच्चों L और 13 का होता है M। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा सर, L व M। अब आप कहोगे सर ऐसा कैसे पता चला, देखो यहां अक्षरों की संख्या क्या है, बीच में सम है, और जब सम होती है तो बीच में कितने होते हैं, 2, और जब विषम होते हैं तो बीच में कितने, 1। राइट। अब आप चेक करना चाहो तो कर सकते हो, H को और Q को काट दो, I को और P को काट दो, J को और O को काट दो, K और N को काट दो। देखो लास्ट में या तो कुछ भी नहीं बचेगा, और जब कुछ भी नहीं बचता तो अपन पड़ोसियों को लेकर के ही सोल्व कर लेते। राइट। तो इस तरह से हमारे, अब देखो इसमें यही लैंग्वेज थी, अगर ये दाएं से भी देता है बाएं से भी देता है तो भी उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखो। मैंने आपको दोनों कंडीशन बता दी। अब देखो इसने क्या बोला, अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 16वां और दाईं ओर से 18वां। मैंने आपको कहा था कि हर एक अक्षर को बाईं ओर से चेंज कर लो, तो बाईं ओर से 16वां अक्षर, यानी बाईं ओर से 16वां का मतलब क्या हो गया भाई, P। लेकिन इसने दाईं ओर से 18वां दिया है, जो दाईं ओर से 18वां है वो बाईं ओर से 9वां नहीं होगा क्या, जो बाईं ओर से 9वां नहीं होगा क्या, और बाईं ओर से 9वां क्या है, जो दाईं ओर से 18वां है वही तो बाईं ओर से 9वां है। 27 में से घटा के लिखा, और 9वें पर क्या है, I, और इधर क्या है, P। अब मैंने सारों को बाएं से ले लिया, क्यों भाई, क्योंकि मैं जो भी क्वेश्चन करूं उसमें मुझे दिक्कत ना आए। अब आप कहोगे सर ये इधर से 18 ले लेते, वो 18, 16, 34 का आधा 17 गलत हो जाता। याद रखना मध्य तभी आएगा जब एक छोर से स्थिति हो, और वो जो छोर मैंने रख लिया वो कतार में कौन सा वाला रख लिया, मैंने बायां छोर रख लिया। तो ये क्वेश्चन आपके क्या बन गया कि I और P के बीच में, अब इसने बोला मध्य कुल कितने वर्ण हैं, तो भाई P कितने पर, 16 पर, I कितने पर, 9 पर, और 16 में से 9 घटा दिया 7 आ गया, और 7 में से 1 घटा देंगे तो मध्य कितने वर्ण हो गए, 6। तो आपका राइट आंसर 6 हो जाएगा। राइट, चलिए कैलकुलेट कर सकते हो आराम से। अब देखो इसको, अंग्रेजी वर्णमाला में प्रारंभ से 7वां, तो बाएं छोर से 7वां वर्ण, बाएं छोर से 7वां वर्ण, तो G हो गया 7वां वर्ण, और अंत से 14वां, तो अंत से 14वां यानी इधर से 14th नंबर पर, तो इधर से कितने नंबर पर, 13 नंबर पर, और इधर से 13 नंबर पर और इधर से 14 नंबर पर एक ही वर्ण होता है, वो बोला कौन, M। तो इस क्वेश्चन का में बन गया कि साहब G और M के बीच में, अब देखो G भी बाएं से और M भी बाएं से है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको ये, तो के ठीक बीच में कौन सा वर्ण होगा, तो इनके मध्य वर्ण पूछा है। जब बीच में वर्ण संख्या पूछता है तो पोजीशन को घटाते हैं, और मध्य वर्ण पूछा है तो G कितने पर, 7 पर, और M कितने पर, 13 पर। 13 और 7 कितना हो गया, 20 हो गया, और 20 का आधा कर दीजिए कितना आ जाएगा, 10, और 10 पर क्या होता है बच्चों, J होता है। अब मेरी बात सुनो, आप कहोगे सर आप बाएं से क्यों ले रहे हो, दाएं से ले लो। बच्चों अगर मैं ये दाएं से 14 ले रहा हूं और इधर इसको भी दाएं से चेंज कर दूं, तो एक छोटी सी बात मैं आपके साथ यहां शेयर करना चाह रहा हूं। अगर मैं इसको दाएं से 14 ले रहा हूं
और अगर मैं ये बाएं से मेरे पास 7वां है, तो अगर मैं इसी को दाएं से लिखना चाहूं तो मैं 20वां लिखूंगा ना। बोलो, लिख दो। अब मैंने इसको 20वां लिख दिया, तो ये 14 और ये 20, तो अब मैं बीच में कौन सा वो निकालना चाह रहा हूं, तो मैं जब 20 में निकालूंगा तो 20 + 14/2, 20 10 30 और 4 34, 34 का आधा 17 आ गया। लेकिन ये जो 17 आया वो किधर से आया, वो 17वां दाएं से आया है। वो 17वां किधर से आया है, दाएं से। आपको दाएं से नहीं निकालना था, आपको बाएं से। तो जब आप ये सारा काम दाएं छोर से कर लेते हो ना, तो इसमें अब आप 17वां बोल करके यहां आप क्या बोल बैठते, कह देते सर क्यू। नहीं, क्यू तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि क्यू तो 17वां है, लेकिन किधर से है सर, बाएं से है। लेकिन आपका जो ऑप्शन आया वो किधर से है, इसलिए मैंने कहा था कि बाएं से सबको चेंज कर लोगे तो आपको ये झंझट में फंसना ही नहीं पड़ेगा। अब दाएं से 17वां ये हो गया, ये तो जो दाएं से 17वां है वो बाएं से कितना होगा, 10वां, और बाएं से 10वां क्या होता है, जे। तो एक तरीका आपके पास ये है, और एक तरीका आप लोग इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी सोल्व कर सकते हो, है ना। ये जो मैंने इस तरह से सोल्व किया, इस तरह से भी सोल्व कर सकते हो। ओके, तो बस इतनी सी आपसे है कि सबको एक ही छोर से बदल लो, और उसके बाद में अगर मध्य वर्ण पूछता है तो ज्यादा में से कम को घटा के एक घटा दो, और अगर कुल पूछता है तो दोनों को जोड़ करके क्या कर दोगे आप, उसमें आधा कर देना। ओके, चलिए। तो आज की क्लास में हम लोग बस इतना ही आपसे डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में हम लोगों ने 3 कॉन्सेप्ट पे चर्चा करी है अल्फाबेट में। एक तो अल्फाबेट के नंबरों पे चर्चा करी, उसके बाद में दूसरा हमने अल्फाबेट्स के उन पे चर्चा करी कि भाई उनकी स्थिति दाएं से बाएं से कैसे स्थिति आती है, और तीसरी हमने उसके अल्फाबेट के कौन से पे अगर उसको अर्धांश काट दिया जाए वो, और इसके बाद में हमने आगे जो स्थिति पे चर्चा करी कि मध्य वर्ण कैसे निकालते हैं, उनके ऊपर चर्चा करी। इसके बाद कुछ सामान्य आधारित प्रश्न आते जाएंगे धीरे धीरे, हैं उन पे अपन अगले भाग में बात करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।